एक लड़का अपने दोस्त के साथ गोवा घूमने के लिए जाता है। अब वहां पर जब वो समुद्र किनारे बीच पर घूम रहे थे तो उसी दौरान उस लड़के की नज़र एक महिला पर पड़ती है जो कि नारियल पानी बेच रही थी वहीं पर एक ठेला लगाकर, और उसे देखने के बाद एकदम से वो सन्न खड़ा रह जाता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और कहता है कि निर्मा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि पिछले 2 साल से मैं तुम्हें बार बार ढूंढ रहा हूँ। दरअसल ये महिला और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी थी जो पिछले 5 साल से इससे दूर रह रही है और 2 साल से लगातार ये उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद जो वह महिला होती है वह उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद मुस्कुराती है, कहती है कि नारियल पानी पियोगे? इस बात को सुनकर यहाँ पर वह उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। कौन थी वह महिला और क्या कारण था जो 5 साल से ये दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे और अब पिछले 2 साल से इसे क्यों ढूंढ रहा था? जब 5 साल से अलग रह रहे थे तो 5 साल से इसे ढूंढना चाहिए था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल एक कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली से। दिल्ली के गफ्फार मार्केट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी सी दुकान होती है, जिस दुकान को एक लड़का चलाया करता है, जिस लड़के का नाम होता है अभिषेक। अब अभिषेक का काम ठीक ठाक ही चल रहा था और उसकी एक पत्नी भी थी, जिस पत्नी का नाम होता है निर्मा। निर्मा और अभिषेक अपने एक छोटे से घर के अंदर अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर अभिषेक की दुकान से इतना पैसा तो कम ही जाता था जिससे घर का खर्च आराम से चल जाए और उनके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से, कहते हैं ना कि धंधे में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो अचानक से उसके पास जो माल होता है उस माल में कुछ खराबी ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से लोग उसकी दुकान पर आना बिल्कुल से बंद कर देते हैं और इसी वजह से उसका जो रोजगार है पूरी तरह से ठप सा हो जाता है। लेकिन जो अभिषेक होता है वह हिम्मत नहीं हारता, इधर उधर से पैसा उठाता है मार्केट से और उसके बाद दोबारा से माल भरता है और सही माल बेचने लगता है। लेकिन लोग चूंकि एक बार जो माल खराब चला गया तो उसके बाद दुकान की वैल्यू खत्म हो जाती है और इसी वजह से वो लोग जो होते हैं वो लोग उसे अवॉइड करने लगते हैं। अब अभिषेक का धंधा बिल्कुल मंदा हो गया था, ये कह लो कि ना के बराबरी हो गया था। दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा था क्योंकि ग्राहक उससे सामान ही नहीं लेकर जाते थे और इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास रहता है। पत्नी जब अपने पति को उदास देखती है तो उसे भी सारी चीजों के बारे में पता है और वह उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं तो 2-3 महीने बाद अचानक से एक लेनदार उसके घर पर आ जाता है और वहां पर आकर अभिषेक को बुरी तरह से धमकाने लगता है। अब पत्नी जो कि अंदर से ये बात सुन रही थी वह बाहर आकर खड़ी तो हो जाती है लेकिन अभी कुछ नहीं बोलती क्योंकि पति वैसे ही काफी ज्यादा गुस्से में रहा करता है और परेशान रहा करता है। इसीलिए जो निर्मा होती है वह वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन जैसे वो जो लेनदार होता है वह धमका कर उसे वहां से जाता है तो उसके बाद अभिषेक के अंदर भी गुस्सा इकट्ठा होता है और वह उस सारे गुस्से को अपनी पत्नी पर निकाल देता है। क्योंकि पत्नी जब वह लेनदार वहां से चला गया था तो वह उसे समझाने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और टाइम है टाइम बदलता रहता है। लेकिन उतनी देर में यहाँ पर जो अभिषेक है वो उस पर फूट पड़ता है और उसे धमकाने लगता है, कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, पत्नी तो पूरा उसका साथ दे रही थी, उसके बावजूद भी वो उसे ऐसा कहकर धमका देता है। फिर भी जो पत्नी है उसकी बातों को समझती है क्योंकि अक्सर पहले भी ऐसे कई बार हुआ है जब पति गुस्से में उसे धमका देता है। लेकिन शाम के समय वह उसे मना लिया करता है। रात के समय दोनों एक ही बिस्तर पर आराम करते हैं और आराम करते वक्त यहाँ पर जो निर्मा है वह अभिषेक के बारे में यही सोच रही थी कि वो अब उसे मना लेगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। ऐसा सोचकर वह चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन उसका पति आता है और आने के बाद करवट लेकर आराम से सो जाता है। वह ना तो उससे बात करता है, ना ही कोई माफी मांगता है कि उसने गलत किया, उसे धमकाकर, और यह बात कहीं ना कहीं निर्मा के दिल में चुभ जाती है। धीरे धीरे पूरी रात भर वह इसी बारे में सोचती रहती है कि किस तरह से उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और प्यार के बाद जब घर वाले खिलाफ होते हैं तो उसके बाद भी उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद इसके घर वालों ने तो इसे पूरी तरह से बेदखल कर दिया अपनी जमीन जायदाद से और उसके बाद दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम स्टार्ट किया और इस किराए के घर में रहकर अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन जो निर्मा के घर वाले थे वह उसे अपना चुके थे, कहते थे कि कोई बात नहीं बेटी, जब तुमने पसंद कर लिया तो तुम्हें रहना है, हमें क्या मतलब है। उसके बाद पूरी रात भर जब वह इस बारे में सोचती है तो उसे कहीं ना कहीं अपने फैसले का गलती महसूस होने लगती है और इसी वजह से जैसे दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह भी वह राह देखती है कि उसका पति उसे मना लेगा। लेकिन जब पति उसे नहीं मनाता है तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह एक लेटर लिखती है
कि अभिषेक, मैंने ना तुमसे प्यार करके शायद बहुत बड़ी गलती कर दी और इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कह लिख कर लेटर में वह घर से अपना जो कुछ भी छोटा मोटा सामान उसका होता है उसे लेकर वहां से सीधा गोवा चली जाती है और उसने लिख दिया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब इसके बाद जो अभिषेक होता है, जब वह शाम को वापस आता है तो उस लेटर को देखता है और देखने के बाद उसे ज़्यादा कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि शायद वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था या फिर उसे कुछ ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ पत्नी की वजह से हुआ है। शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि उसके घर वालों ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था, जबकि अभिषेक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी के दम पर उसके पास कभी भी ऐसे दिन नहीं आने थे जैसे दिन हाल फिलहाल में उसके साथ चल रहे हैं। इसके बाद अभिषेक उस लेटर को ऐसे नेगलेक्ट कर देता है और सोचता है कि ठीक है, अपने मायके चली गई है और वापस लौट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अभिषेक अपनी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन इधर जो लड़की होती है जिसका नाम निर्मा होता है, वह अपने मायके जाती है और माता पिता जब उसे देखते हैं तो एकदम से उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटी क्या हुआ, तो वह पूरी बात बता देती है। माता पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी तेरा ही घर है और तू कैसी भी चिंता मत कर, यहाँ पर रह सकती है जब तक तेरा मन करे। माता पिता के साथ जो निर्मा है वो रहने लगती है और बात देखती है कि कब उसका पति उसे मनाने के लिए आएगा, लेकिन पति उसे मनाने के लिए नहीं आता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 9 महीने बीत जाते हैं और 9 महीने तक भी जब उसका पति अभिषेक उसे मनाने के लिए नहीं आता है तो उसे चिंता होने लगती है, लेकिन माता पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तू कैसी भी फिक्र मत कर, हम है ना, यहाँ पर तेरा जीवन भी व्यतीत हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। माता पिता भी अपनी बेटी को झुकने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि वो नहीं कह रहे थे कि बेटी तू खुद से बात कर। इसी दौरान जब माता पिता उसे समझा देते हैं कि चिंता मत कर, हम हैं, तो उसी दौरान माता पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब माँ बाप यहाँ से चले गए थे और घर अब भैया भाभी का हो गया था, लेकिन भैया भाभी भी अपनी जो बहन होती है उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत कर, हम है ना, माता पिता ही तो गए हैं, हम तो जिंदा हैं। ऐसा कहकर वह उसे अपने साथ रखने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो निर्मा की भाभी होती है वह ना जाने कैसे अंदर ही अंदर उसे चिढ़ने लगती है और यह स्वाभाविक भी है। जब तक इंसान घर पर बैठा रहेगा और वह जवान भी है खाने कमाने लायक, तो उसके बाद उससे सभी लोग चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब वो घर का काम भी नहीं करेगा या बाहर का काम भी नहीं करेगा। और ऐसा ही जो निर्मा की भाभी है वो उसके साथ करती है, कहने लगती है कि कब तक हमारी छाती पर बैठी रहेगी, चली जा अपने पति के घर, तुम्हें पता है कि तुम्हारे भैया कितनी मेहनत से पैसा कमाया करते हैं और ये सब कुछ शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब ये बातें भैया के कानों तक भी पहुंचती हैं, लेकिन शायद उसकी भी मर्जी यही थी और इसी वजह से उसकी पत्नी ये सारी बातें कह रही थी, क्योंकि शायद हो सकता है उन्हें खर्चा ज़्यादा लग रहा हो और इसी वजह से सब कुछ हो रहा था। इसके बाद निर्मा कुछ दिनों तक तो ये सभी बातें सहन करती रहती है, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर उसकी भाभी उसे बुरी तरह से धमका देती है, क्योंकि निर्मा से एक कांच का गिलास गिरकर टूट गया था, तो इसी वजह से उसकी भाभी उसे बुरी तरह से धमकाती है और ये बात निर्मा सहन नहीं कर पाती। वह भाभी से अपनी उल्टा जवान लगाती है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है और कहता है कि खबरदार बहन, अगर तुमने ऐसा किया तो ये तेरी भाभी है, घर को चलाया करती है और 2-4 बातें कह दी तो क्या बात हो गई। इस बात को सुनने के बाद जो निर्मा है वो और भी ज़्यादा मनी मन दुखी होती है, लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था कि वह यहाँ पर भी नहीं रहेगी और अपने दम पर अपनी ज़िंदगी को जिएगी, क्योंकि उसके पति ने भी उसका अपमान किया है, यानी कि उससे प्यार करके उससे शादी कर ली, फिर खामखाई बात पर उसे धमका दिया और फिर माफ़ी भी नहीं मांगी। ऊपर से उसके भैया भाभी ने भी अब उसके साथ ऐसा ही कर दिया है, तो कब तक वो दूसरों के घरों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगी, जिन घरों को उसे छोड़कर जाना पड़े। वह अपने दम पर जिंदगी जिएगी और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेगी। ऐसा सोचकर वह रात के समय थोड़ा बहुत सामान अपने पास लेकर, यानी कि एक छोटा सा बैग लेकर घर से निकल जाती है और निकलने के बाद आज रात को तो उसके पास खाने के लायक कुछ पैसे थे जो कि कभी उसके पिता उसे दे गए थे, लेकिन अगले दिन के लिए उसे पैसों का इंतजाम करना था। वह इधर उधर काम मांगती है, कई जगह पर काम भी मिलता है और काम करके वो पैसे भी कमाती है, लेकिन इस बीच कई रातें ऐसी आती हैं जिन रातों को उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता है। यानी कि अब निर्मा का संघर्ष चालू हो गया था। उसके बाद जो निर्मा होती है वह हिम्मत नहीं हारती है और तभी उसकी मुलाकात एक मीरा नाम की महिला से होती है, क्योंकि निर्मा एक होटल पर जाकर बाहर खड़ी होकर देख रही थी खाने को, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और देखकर ही वह वापस लौटने लगती है। तभी जो मीरा होती है उसे लौटता हुआ देख लेती है और उसके चेहरे पर भूख के भाव उसे साफ साफ दिखाई दे गए थे। मीरा जो होती है वो निर्मा को अपने पास बुलाती है और जब उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों जा रही हो, खाना खा लो,
लेकिन निर्मा मना कर देती है, कहती है कि भूख नहीं है। लेकिन तभी मीरा कहती है कि मुझे पहचान में आ गया, तुम्हें भूख तो है, शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। इसके बाद निर्मा मना करती है, कहती है कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, कल मैं मेहनत करूंगी, मेहनत करके मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, उसके बाद जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होगा इसी तरह से अपने दम पर। तो उसके बाद वह उससे कहती है कि कोई बात नहीं, एहसान मत समझो, इसके बदले मैं तुम्हें कल काम दे दूंगी। अब जो निर्मा होती है वह खाना खा लेती है और खाना खाते खाते दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। निर्मा ने अपनी सारी बात उसे बताई थी, जिसे सुनने के बाद उसे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। इधर जो मीरा होती है, मीरा भी अपनी सारी बात उसे बताती है कि वह किस तरह से संस्था चलाया करती है, जिस संस्था के अंदर वह इस तरह के अनाथ बच्चों को जिनका कोई भी नहीं होता उनका भरण पोषण वह खुद ही किया करती है। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के विचार बड़े अच्छे लगते हैं, निर्मा का आत्मनिर्भर बनना, और इधर जो मीरा होती है वह अपने दम पर किसी दूसरों की भलाई किया करती है। अब उसके बाद जो मीरा है वह उससे जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद कुछ दिन तो उसके यहाँ पर काम करती है, लेकिन उसके बाद कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं खुद से कुछ पैसे कमाकर इन बच्चों की भलाई करना चाहती हूँ। तो इसीलिए जो मीरा होती है वह उससे कहती है कि ठीक है, तो ऐसा कर, तू ना समुद्र किनारे एक नारियल पानी का ठेला लगा दे, अच्छी खासी इनकम होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उससे जो पैसे कमाया करना उनमें से कुछ पैसों से बच्चों का ख्याल रख लेना। अब ये बात निर्मा को बहुत ही अच्छी लगती है और इसी वजह से वो ऐसा ही करती है। फिलहाल मीरा उसके काम को सेटल करवा देती है और जब काम सेटल अच्छी तरह से हो जाता है तो उसके बाद जो निर्मा होती है वह मीरा के पैसों को तो चुका ही देती है, और उसके बाद भी जो उसकी कमाई हुआ करती है उनमें से आधे पैसों को ऑर्फनेज को दान कर दिया करती और बाकी पैसों से अपना और 2 बच्चों का पेट पाला करती। 2 बच्चे कौन? जो कि उसी ऑर्फनेज में, यानी कि जिसमें संस्था के अंदर मीरा काम किया करती है और जहां पर निर्मा कुछ दिन रही थी, उसी संस्था के अंदर 2 बच्चे होते हैं और वह उसे बहुत ही प्यारे लगते हैं, वह उसे दीदी दीदी कहकर पुकारा करते, और इसी वजह से वह उन्हें लेकर अपने अलग रहने लगती है और उनकी देखरेख खुद से करने का फैसला करती है। सोचती है कि इनके सहारे से जीवन व्यतीत हो जाएगा और जब ये बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद यह लोग मेरा ख्याल रख लेंगे, क्योंकि जिंदगी को अब शायद इसी तरह से जीना है। धीरे धीरे अब उसको पति से अलग हुए लगभग 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल तक वह वहीं पर यही काम किया करती है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका मुस्कुराकर लोगों से बात करना लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है और ज्यादातर उसके परमानेंट ग्राहक बन गए थे, जिनसे वह अच्छा खासा पैसा कमा लिया करती थी। अब इधर जो अभिषेक होता है उसने अपना काम दोबारा से सेटल कर लिया है और सेटल करने के बाद जब उसे 3 साल बाद उसका काम दोबारा से अच्छी तरह से चल जाता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है और सोचने लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है और चलो अपनी पत्नी को ले आता हूं। ऐसा सोचकर वह उसके भैया भाभी के घर जाता है, यानी कि उसके मायके में जाता है। निर्मा के भैया भाभी उसे बताते कि उसका यहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है। सारी कंडीशन उसके सामने आती है, लेकिन इस बात को सोचकर वह परेशान तो काफी होता है और उसे ढूंढने की भी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वह उसे नहीं ढूंढ पाता। वापस चला जाता है। धंधा तो सेटल हो गया था, लेकिन अब उसे कमी खलती है अपनी पत्नी की, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि जब तक मेरा अच्छा टाइम आता है तब तक पत्नी वहां पर रह लेगी और उसके बाद उसे मना कर ले आऊंगा, लेकिन जब अच्छा टाइम आया तो उसके बाद पत्नी ही उसके पास नहीं रही। इसके बाद जो अभिषेक होता है वह काफी ज्यादा उदास रहने लगता है और धीरे धीरे पत्नी से अलग हुए लगभग उसे 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद एक दिन उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम कबीर होता है, और कबीर जैसे ये देखता है कि काफी ज्यादा उदास रहा करता है और वह उसके बिजनेस में उसकी मदद भी किया करता था। तो एक दिन जब वो लोग बिजनेस पर बैठे हुए थे तो तभी कबीर कहने लगता है कि यार मैं जब से तुमसे मिला हूं तुम काफी ज्यादा उदास रहा करते हो, और क्या कारण है तुम्हारी उदासी का? तो जो अभिषेक होता है वो बात को इधर उधर कर देता है, कहता है कि नहीं यार ऐसे ही। तो उसके बाद जो कबीर होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो गोवा घूमने चलते हैं और वहां पर घूमने से थोड़ा बहुत मन शांत हो जाएगा। इस तरह से तू घुट घुट कर रहेगा तो जिंदगी बहुत थोड़ी बचेगी। इस बात को सुनकर पहले तो अभिषेक मना करता है, लेकिन जब कबीर बार बार जिद करता है तो उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाता है। कबीर और जो अभिषेक होते हैं दोनों के दोनों गोवा जाते हैं और गोवा जाकर वह एक समंदर के किनारे बीच पर जाकर घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे वहां पर जाकर वह घूम रहे थे तो उसी दौरान यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसकी नज़र एक रेहड़ी पर पड़ती है, जो कि नारियल पानी की रेहड़ी थी, और उस रेहड़ी को कोई और नहीं वही निर्मा चला रही थी। अब जैसे वो निर्मा को देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है और उसके बाद फौरन से उसके पास पहुंच जाता है। वहां पर जाकर कहने लगता है कि निर्मा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि पिछले 2 साल से लगातार मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा हूँ और तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। मैं तुम्हारे भैया भाभी के पास भी गया था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम घर छोड़कर चली गई हो। तो उसके बाद जो निर्मा होती है वह भी अभिषेक की तरफ देखती है और देखने के बाद मुस्कुराती है और कहती है कि क्या नारियल पानी पियोगे?
अब इस बात को सुनकर अभिषेक हैरान होता है और कहता है कि निर्मा तुम ये बात क्या कर रही हो, हम लोग 5 साल में एक दूसरे से मिले हैं और तुम फिलहाल ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन तभी जो निर्मा है वो कहती है कि समय का क्या है, समय तो निकलता रहता है और अगर कुछ दिन और तुम ना मिलते तो जब कहाँ मेरी जिंदगी रुक जाती। किसी के आने ना आने से जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा करता और तुम भी ये कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद अभिषेक उसकी तरफ देखता और देखकर समझ जाता है कि निर्मा अभी तक उससे नाराज है। यहाँ पर जो अभिषेक होता है वह एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ता है और उसे पूरी कंडीशन बताता है। कहता है कि निर्मा उस समय हालात काफी ज्यादा खराब थे और जब तुम्हारा लेटर मुझे मिला तो मैंने सोचा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें मनाकर वापस ले आऊंगा और तुमने लिख रखा था कि तुम गोवा में गई हो। लेकिन उसके बाद जब मेरे हालात ठीक हो गए 3 साल बाद तो उसके बाद मैंने तुम्हें बार बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब ढूंढने से भी तुम नहीं मिली तो उसके बाद मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा और इसी उदासी के कारण मेरा दोस्त एक कबीर मुझे यहाँ पर लेकर आया है। अब कबीर जो दूर से इन दोनों को देखता है तो वह भी वहां पर आता है और आने के बाद कहने लगता है कि भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम इसे जानते हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसे पूरी बात बताता है और इस बात को सुनने के बाद जो कबीर होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, तुम लोग बात करो, 5 साल बाद मिले हो और मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से फिर से चला जाता है और उसके बाद जो अभिषेक होता है वो हाथ जोड़कर निर्मा से माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो निर्मा है वो मना कर देती है, कहती है नहीं अभिषेक, मैं अब तुम्हें माफ करके भी क्या फायदा, क्योंकि अब मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी है और बच्चों को पालना पोसना है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करो, क्योंकि मैं नए सिरे से स्टार्ट कर चुकी हूं। इस बात को सुनकर अभिषेक हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं इसने शादी तो नहीं कर ली। तो उसके बाद अभिषेक उससे पूछने लगता है कि कौन से बच्चे और कैसे बच्चे, तुम्हें मेरी कसम है और मुझे सच सच बताओ, आखिर हम लोग कभी एक साथ रहे थे, हम दोनों ने प्यार भी किया था और तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। इसके बाद जब निर्मा को प्यार का वास्ता दे दिया जाता है तो वह बताना तो नहीं चाहती, लेकिन प्यार के वास्ते की वजह से वह बताने लगती है। कहती है कि अभिषेक, उसके बाद मैं वहां पर आ गई, लेकिन वहां पर आने के बाद जब माता पिता चले गए तो भैया भाभी के बोल काफी ज्यादा कड़वे लगने लगे और उसके बाद एक दिन मैंने वो घर भी छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं इधर उधर भटक रही थी। कभी मैंने वो दिन भी देखे हैं जब रात को मुझे खाना नहीं मिला है और उसी दौरान मैंने तय कर लिया था कि अब जिंदगी को अपने दम पर जीना है। उसी दौरान मेरी मुलाकात मीरा से होती है जो कि ऑर्फनेज चलाया करती है और वहीं से 2 बच्चों को मैंने अपने पास रख रखा है। अब उन बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझी पर है और मुझे उनकी जिम्मेदारी निभानी है। तो इसीलिए मैं तुमसे मना कर रही हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात को सुनकर जो अभिषेक होता है वो एकदम से कहने लगता है कि बच्चों का ही तो भरण पोषण करना है, बच्चों को अपने साथ ले चलो, हम उन्हें अपने साथ रखेंगे और अपने बच्चे समझकर पालेंगे। तुम कहो तो हम अपने बच्चे कभी भी पैदा नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी जो गलती हुई है उसका पश्चाताप इसी तरह से हो सकता है। इस बात को सुनकर निर्मा थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर लेती है आखिरकार और उसे माफ करके उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आज के समय में वो चारों जन उसी दिल्ली के अंदर रहा करते हैं और वहां पर अभिषेक ने अब तक अपना घर भी ले लिया है। बच्चों को पढ़ाया करते हैं और अपने बच्चे समझकर उन्हें पाला करते हैं और बच्चे भी उन्हें मम्मी पापा कहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको, अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।